की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल की टॉप 10 एसईओ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में जो ऑप्टिमाइजेशन करके आप 2023 और 24 में बहुत अच्छा सरवाइव कर सकते हैं गूगल पे। बेसिकली ये वीडियो उनके लिए भी है जो ऑलरेडी वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं, बेशक अपनी वेबसाइट हो या क्लाइंट्स की वेबसाइट हो, उनके लिए भी है जो वेबसाइट्स पे काम करने का सोच रहे हैं। जिनकी वेबसाइट गूगल पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, ये स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने के बाद वो और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देंगी। और जिनकी वेबसाइट बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही गूगल पे, ये स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करने के बाद आई गारंटी यू आपकी वेबसाइट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगी। टिप नंबर 1, यूजर इंटेंट एंड एक्सपीरियंस। ये पॉइंट मैंने नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि गूगल अब जितनी भी अपने एल्गोरिदम में चेंजिंग्स कर रहा है, जितनी भी अपडेट्स ला रहा है, वो यूजर एक्सपीरियंस और इंटेंट की है। बेसिकली बहुत लोग बात करते हैं यूजर इंटेंट क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, लेकिन कोई भी इन डेप्थ इसको एक्सप्लेन नहीं करता। रीजन क्या है कि लोगों ने खुद भी ये चीजें नहीं की होती। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली गूगल यहाँ पे यूजर इंटेंट की बात क्या कर रहा है। बहुत ही लोगों को एक डिफरेंट वे में ये चीज बताई जाती है। बेसिकली जब हम यूजर इंटेंट की बात करते हैं तो लेट्स सपोज आप किसी ब्लॉग पे बात कर रहे हैं। अब एक ब्लॉग है, उसका यूजर इंटेंट क्या होगा? उसका यूजर इंटेंट ये होगा कि वो ब्लॉग जो उस ब्लॉग पे लैंड करता है, कि यूजर आपके ब्लॉग पे आता है तो वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट कितनी फुलफिल हो रही है। तो जो आपका ब्लॉग है वो कितना सिस्टमेटिक वे में उस पर काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ब्लॉग है। ब्लॉग का सबसे पहले एक आर्टिकल ड्राफ्ट होता है, तो आपके कंटेंट का ड्राफ्ट किस तरह का डिजाइन हुआ है। और सबसे पहले तो अगर आपने अपने कंटेंट का ड्राफ्ट बनाना है तो आप चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं। आपने टॉपिक का नाम लिखें हाउ टू वेट लॉस आर्टिकल ड्राफ्ट, तो वो आपको मेन पॉइंट्स बताएगा कि किस पॉइंट्स पे किस सिस्टम के साथ ये आर्टिकल होगा। सबसे पहले अगर हम यूजर इंटेंट की बात करें तो उस आर्टिकल का ड्राफ्ट जो है वो एक इटसेल्फ इज ए यूजर इंटेंट एंड एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद इमेजेस की बात आती है कि हमने कहाँ पे रेलिवेंट इमेजेस अपने ब्लॉग्स में यूज की हुई हैं, कहाँ पे इंफोग्राफिक्स यूज किए हुए हैं, कहाँ पे लिस्ट यूज की हुई है, कहाँ पे बुलेट पॉइंट यूज किए हुए हैं, कहाँ पे प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग की हुई है, कहाँ पे एक्सटर्नल लिंकिंग की हुई है। तो ये सारी चीजें यूजर इंटेंट और एक्सपीरियंस ही होती है कि एक यूजर जब आपके ब्लॉग पे आया है तो आप उसको किस तरह रिटेन कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज एक आपने 2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ब्लॉग लिखा हुआ है, और उसमें हार्डली आपने एक या दो इमेजेस लगाई हुई हैं, तो वो कभी भी यूजर की नीड पूरी नहीं करेगा। जो गूगल का सिस्टम है वो ये चेक करता है कि यूजर आपके ब्लॉग के पेज पे कहाँ कहाँ स्टे कर रहा है। तो वो जब गूगल देखेगा कि स्टे टाइम है ही बहुत थोड़ा, तो उस वजह से आपके यूजर इंटेंट और एक्सपीरियंस उस ब्लॉग में से उस तरह नहीं आएगा जिस तरह आना चाहिए। तो ये एक बहुत मेन पॉइंट है। अगर आप किसी ब्लॉग पे काम कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी सर्विस पेज पे काम कर रहे हैं, किसी कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, जिस पे भी काम कर रहे हैं, आप उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा रखें कि यूजर देख के उसको फील लुक एंड फील है कि वो कुछ टाइम स्टे करे। ठीक है, जितना भी जो भी है वो वहां पे स्टे करे, उसको रीड आउट करे चीजों को। तो इसका बेहतर हल क्या है, इसको ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरह कर सकते हैं? तो सिंपल वे में इसकी ऑप्टिमाइजेशन आप इस तरह कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले, आप जो भी काम करने लगे हैं उसका ड्राफ्ट पहले चैट जीपीटी से मांगे। तो चैट जीपीटी एक उसका बड़ा डिटेल ड्राफ्ट बता देगा कि आप इसकी इस तरह से ऑप्टिमाइजेशन करें, और फिर उन चीजों को आप अपने ब्लॉग में, आर्टिकल में, या आपका प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, जहां पे भी है, आप उसको ऑप्टिमाइजेशन करें। इससे आपका यूजर इंटेंट बेहतर होगा। और नंबर 2, आप ऐसा करें कि कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स देखें। जो जो पोर्शन आपका कंपेटिटर्स का अच्छा लगता है, जो उसकी रिसर्च बेस्ड चीजें हैं, आप टॉप 10 कंपेटिटर्स को देखें, उनकी जो जो चीजें अच्छी लगती हैं उनको लिख लें, और फिर उसकी बेस पे अपने आर्टिकल को डिजाइन करें। तो ये होता है यूजर इंटेंट एंड एक्सपीरियंस। टिप नंबर 2, मोबाइल फर्स्ट ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह के गूगल आजकल सबसे पहले आपकी मोबाइल वर्जन को इंडेक्स करवाता है, और मोबाइल वर्जन की बेस पे ही गूगल चेक कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट को क्या पोजीशन देनी है, क्या रैंकिंग देनी है, और आपकी वेबसाइट का मोबाइल एक्सपीरियंस क्या है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मोबाइल डिवाइसेस से ज्यादा ट्रैफिक की परसेंटेज है एज कंपेयर टू डेस्कटॉप। तो गूगल ने इसलिए इस चीज को प्रायोरिटी दी है कि हमारी वेबसाइट मोबाइल ऑप्टिमाइज हो। और इसमें आपने सबसे पहले अपनी वेबसाइट को, क्योंकि नॉर्मली हम अपनी वेबसाइट को डेस्कटॉप पे चेक कर रहे होते हैं, जब एसईओ कर रहे होते हैं, हम मोबाइल पे बार बार चेक नहीं करते, हम डेस्कटॉप पे लार्जर व्यू होता है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील बहुत अच्छी आ रही होती है। पर जब मोबाइल पे एक छोटी स्क्रीन आती है तो वो चीजें कंजेस्टेड हो जाती हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट की एक तो रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है, और दूसरा मोबाइल पे वो किस तरह का उसका एक्सपीरियंस आ रहा है, इमेजेस किस तरह आ रही है, टेक्स्ट किस तरह आ रहा है। ब्लॉग की बात करें, आर्टिकल की, प्रोडक्ट की, कैटेगरी, किसी भी चीज की या किसी सर्विस की, तो
आपने मोबाइल पे चेक करना है कि उसकी लुक एंड फील कैसी आ रही है, कहीं पे टेक्स्ट बड़ा छोटा तो नहीं, अलाइनमेंट इशू तो नहीं, इमेजेस इशू तो नहीं। तो मोबाइल की ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों ने सबसे पहले कंफर्म करनी है, क्योंकि जैसे ही आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी, उसका मोबाइल वर्जन इंडेक्स होगा, वैसे ही आपको मतलब रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर वो नहीं ठीक तो आपका रिस्पॉन्स भी ठीक नहीं होगा। आज ही सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को ओवरऑल चेक करें कि मोबाइल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। और इसमें एक चीज मैं और एडअप करूंगा, डिफरेंट मोबाइल डिवाइसेस होती हैं और डिफरेंट ब्राउजर्स होते हैं, सफारी, क्रोम, पैरा हो गया और डिफरेंट इस तरह के। तो आपने एक दफा किसी भी टेस्टिंग ऑनलाइन टेस्टिंग टूल से चेक कर लेना अपनी वेबसाइट का लिंक देके कि ये हर मोबाइल डिवाइस पे और हर ब्राउजर डिवाइस पे ठीक है। आईफोन एक्स पे, 12 प्रो मैक्स पे और डिफरेंट गूगल पिक्सल पे और जितनी भी डिवाइसेज हैं सैमसंग, आपकी हर डिवाइस पे वेबसाइट ठीक शो हो रही है। कोई भी ऑनलाइन टेस्टिंग टूल आप देख लें, रिस्पॉन्सिवनेस टेस्टिंग टूल, वहां पे अपनी वेबसाइट का लिंक दें। लिंक देने के बाद वो आपको सब डिवाइसेज, सब ब्राउजर पे बता देगा कि आपकी वेबसाइट ठीक चल रही है, ताकि ये भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। आपकी वेबसाइट अगर सब डिवाइसेज पे रिस्पॉन्सिव है तो आपकी वेबसाइट एक वेल ऑप्टिमाइज्ड मोबाइल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होगी। तो ये चीज आपने जरूर चेक करनी है। टिप नंबर 3, हाई क्वालिटी कंटेंट। इस चीज पे तो आपने कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना कि आपके क्वालिटी कंटेंट की जो क्वालिटी है वो कभी भी लो ग्रेड ना हो। जिस तरह के आपको पता है कि आजकल टन्स ऑफ कंटेंट जनरेट हो रहा है, लोग एआई से कंटेंट जनरेट करके वेबसाइट्स पे डाली जा रहे हैं, पर गूगल को ये कंटेंट नहीं चाहिए जो लोग एआई से निकाल के बल्क कंटेंट डाल रहे हैं और इस तरह की टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। गूगल को एक हाई वैल्यू और यूनिक कंटेंट चाहिए। अगर आपका कंटेंट हाई वैल्यू और यूनिक है तो वो डेफिनेटली स्टैंड आउट करेगा टॉप पे एज कंपेयर टू दोज हु आर जनरेटिंग कंटेंट फ्रॉम एआई एंड डिफरेंट रिसोर्सेज। आपका कंटेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और वो डिफरेंट होना चाहिए बाकी लोगों के कंटेंट से, यूनिक होना चाहिए। जितना डिफरेंट और यूनिक होगा उतना गूगल कहेगा कि समझेगा कि ये कंटेंट बाकियों से डिफरेंट है और एक वेल रिसर्च्ड कंटेंट है। तो इस चीज में तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। कंटेंट इज किंग। कंटेंट आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। टिप नंबर 4, टेक्निकल एसईओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादातर लोगों को तो समझ ही नहीं होती कि टेक्निकल एसईओ हम कहते किस तरह। ठीक है, वेबसाइट को ऑडिट करें, वेबसाइट के यूआरएल फिक्स करें, साइट मैप सबमिट करवाएं, robot.txt की फाइल चेक कर लें, ये भी चीजें टेक्निकल एसईओ में आती है। पर जो मैं टेक्निकल एसईओ की बात करने जा रहा हूँ वो इससे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि नॉर्मली हमने करना क्या होता है टेक्निकल एसईओ में? टेक्निकल एसईओ का मतलब है कंपेटिटिव लैंडस्केप बनाना। जिस टॉपिक पे हम काम करना चाह रहे हैं, जिस निच पे या हम जिस निच पे काम कर रहे हैं, उसका एक कंपेटिटिव लैंडस्केप बनाना है। लेट्स सपोज आपके पास एक क्लाइंट ने आपको एक वेबसाइट दे दी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, उसका एक कंपेटिटिव लैंडस्केप बनाना है, एक शीट बनानी है। शीट में उसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स, एक होता है डायरेक्ट कंपेटिटर और एक होता है इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स। डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होते हैं? जिनकी साइट 100% आपकी नीच पे बनी हुई है। इनडायरेक्ट वो होते हैं जिनकी साइट पे कुछ पोर्शन है जो आपकी नीच से रिलेट करता है। तो आप लोगों ने सबसे पहले टेक्निकल एसईओ में अपने डायरेक्ट कंपेटिटर्स को एक शीट में डालना है, उनकी ट्रैफिक, उनके रैंकिंग कीवर्ड्स, उनके टॉप पेजेस, उनके टॉप ब्लॉग्स, उनकी टॉप प्रोडक्ट्स, टॉप सर्विसेज, सबको मेंशन करना है। और जब आप कंपेटिटिव लैंडस्केप कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने उन चीजों को अपनी साइट में ऐड करना स्टार्ट करना है। अगर वो ऑलरेडी आपकी साइट में ऐड है तो जो उसके टॉप पेजेस हैं, आपने सबसे पहले अपने उन टॉप पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है। अब आपने एक वेबसाइट थी जो आपके कंपेटिटर की वेबसाइट थी, आपने उसके टॉप पेजेस निकाल लिए और उसमें से कुछ पेजेस आपके पास हैं और कुछ आपने ऐड करने हैं। तो अब जो आपके पास है उसकी आगे टेक्निकल एसईओ किस तरह करनी है? अब जो ब्लॉग आपके फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, आपका एक ब्लॉग है बेस्ट फिश फाइंडर पे, ठीक है। अब बेस्ट फिश फाइंडर पे आपने टॉप 10 वेबसाइट्स को ओपन करना है। किसी ने सबसे पहले बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया होगा, किसी टॉप 3 प्रोडक्ट्स का बहुत अच्छी है सबसे पहले एक टेबल दिया होगा, किसी ने क्विक रिव्यू की लिस्ट दी होगी, किसी ने ऑथर बायो बीच में लिखी होगी, किसी ने टॉप 10 प्रोडक्ट्स का एक बहुत अच्छा सा टेबल दिया होगा, फिर वन बाय वन उनको एक्सप्लेन किया होगा। तो आपने टॉप 10 कंपेटिटर्स के जो सबसे अच्छे पॉइंट्स है ना, वो अपने पास नोट कर लेने हैं कि इसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था, इसकी ये लिस्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसका ऑथर बायो यूनिक था, इसका टेबल बहुत यूनिक था, इसका वन बाय वन प्रोडक्ट्स का कंटेंट बड़ा यूनिक है। तो वो सारी चीजें आपने लिख लेनी है। अब जब वो चीजें आप लिख लेंगे, कुछ आप उसमें अपनी एक्सपर्टीज ऐड करें, तो जो आप ड्राफ्ट बनाएंगे और काम करेंगे वो उन 10 की पावर रखता होगा। जो कंटेंट उन 10 के पास है वो आप एक ब्लॉग में ऐड करेंगे, ठीक है।
तो डेफिनेटली जब आप इतने रिसर्च से एक ब्लॉग लिख रहे हैं, एक कंटेंट, एक पीस ऑफ कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और एक तरफ उन 10 कंपेटिटर ने काम किया हुआ है, तो गूगल को पता लग जाएगा कि ये सबसे रिसर्च्ड कंटेंट है। तो इसको मैं कहता हूँ टेक्निकल एसईओ है। अब लेट्स सपोज आप देखें कि आपकी वेबसाइट का नेविगेशन बार किस तरह का है। बाकियों का तो बहुत मतलब अच्छा नहीं है, नेविगेशन करने में आसानी नहीं। आप नेविगेशन बार जो आपका मेन्यू होता है, नेव बार जिसको कहते हैं, आप उसको इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि गूगल के क्रॉलर भी इजीली पता लगा सके आपकी वेबसाइट पे कौन कौन सी चीजें हैं और एक यूजर भी पता लगा सके। ये भी टेक्निकल एसईओ में आता है। अभी जो मैंने आपको पीछे बताया वो एक आर्टिकल की टेक्निकल एसईओ है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अभी हम कंपेटिटर्स की बात कर रहे थे एनालिसिस की, वो भी सारी टेक्निकल एसईओ। और उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट की एक शीट बनाएं, वहां पे अपने टॉप ब्लॉग्स वगैरह मेंशन करें, उनकी ट्रैफिक, उनके रैंकिंग कीवर्ड्स मेंशन करें और टाइम टू टाइम उस शीट को अटेन करें कि किसकी ट्रैफिक बढ़ रही है, किसकी कम हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें किसी भी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टेक्निकल एसईओ करने के बाद आपकी वेबसाइट डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाएगी, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही तो। टिप नंबर 5, पेज स्पीड। आपने अपनी वेबसाइट की इंडिविजुअल पेज की भी स्पीड चेक करनी है और ओवरऑल वेबसाइट की भी चेक करनी है क्या है। और जिस पेज की स्पीड आपने कभी कोई हाई रेजोल्यूशन इमेजेस वगैरह ऐड कर दी हैं, अगर पेज की स्पीड स्लो है तो उस पेज को ऑप्टिमाइज करें और अपनी ओवरऑल वेबसाइट की स्पीड भी ऑप्टिमाइज रखें। टिप नंबर 6, कीवर्ड रिसर्च। आप जिस भी आर्टिकल पे काम करने लगे हैं, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस या कैटेगरी पे काम करने लगे हैं, आप उसकी कीवर्ड रिसर्च जरूर करें और सिर्फ वो कीवर्ड जो रिलेटेड कीवर्ड्स आपके आर्टिकल में एडजस्ट हो सकते हैं उनको यूज करें। कीवर्ड स्टफिंग नहीं हमने करनी, बहुत ज्यादा कीवर्ड्स नहीं यूज करने। आप जो भी 3 से 4 कोई कीवर्ड और एफएक्यूज वगैरह आप निकाल लें, आंसर दी पब्लिक वेबसाइट से निकाल लें, उनको यूटिलाइज कर लें, लेकिन वो बस रिलेटेड कीवर्ड जो आपके मेन है वो यूज करें, क्योंकि गूगल ऑलरेडी जानता है किस कीवर्ड से रिलेटेड कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो वो बाकी के कीवर्ड्स खुद ही फेच कर लेता है अपने आपके कंटेंट पे। और ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। जब आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, जब जस्ट आपने कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स ऐड कर लेने हैं, बस बाकी गूगल खुद ही निकाल लेगा आपके मेन कीवर्ड। और अगर आपने ज्यादा कीवर्ड डाले हुए हैं, स्टफिंग की हुई है, तो उनको हटा दें, क्योंकि उसकी वजह से आपकी वेबसाइट परफॉर्म नहीं कर पा रही। टिप नंबर 7, स्ट्रक्चर डाटा और स्कीमा मार्कअप। अगर आपके आर्टिकल में कहीं रिव्यू का स्कीमा, कहीं पे आपका फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फैक्ट का स्कीमा आपको चाहिए, या जो भी स्कीमा चाहिए, आप वो किसी ऑनलाइन वेबसाइट से स्कीमा जनरेट करें, उसमें अपना कंटेंट ऐड करें, लेकिन स्कीमा ज़रूर ऐड करें। ये वैल्यू देता है आपके कंटेंट को दूसरों से जिन्होंने स्कीमा नहीं यूज़ किया होता। टिप नंबर 8, टाइटल, मेटा एंड यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली जब भी कोई कीवर्ड लिखता है तो सबसे पहले जो आपका वेबसाइट जब गूगल के सर्च में शो हो रही होती है, तो वहां पे आपका टाइटल और मेटा ही शो हो रहा होता है और थोड़ा सा यूआरएल शो हो रहा होता है। तो इसके लिए टिप सबसे बड़ी ये है कि टाइटल आपका कैची हो। आपका ऐसा टाइटल हो जो अगर आपकी तीसरे नंबर पे साइट रैंक है ना, तो लोग दूसरे वाले को क्लिक ना करें, आपको करें, क्योंकि आपका टाइटल ज्यादा कैची हो और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन वेल एक्सप्लेन्ड हो। और जो यूआरएल है वो आपका शॉर्ट होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट। मींस जो आपका आर्टिकल का मेन कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल हाउ टू वेट लॉस, ठीक है। तो जो आपका मेन कीवर्ड है बस वही यूआरएल होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका बड़ा यूआरएल नहीं होना चाहिए। हमेशा यूआरएल आपका शॉर्ट ही अच्छा लगता है और गूगल फ्रेंडली भी होता है। टिप नंबर 9, हाई क्वालिटी बैकलिंक। आप अपनी वेबसाइट के जो बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं वो स्पैमी बैकलिंक्स ना हो, आपके बैकलिंक्स की क्वालिटी अच्छी हो। इसमें मैं जो रिकमेंडेशंस देता हूँ वो यही है कि आप कुछ प्रोफाइल बैकलिंक बनाएं। प्रोफाइल बैकलिंक फॉर ब्रांडिंग मींस आप कह लें कि आप मीडियम पे जाके, कोरा पे जाके या फिर रेडिट पे जाके प्रोफाइल्स क्रिएट कर लें, वहां पे आप अपनी वेबसाइट मेंशन कर दें तो कुछ प्रोफाइल बैकलिंक्स मिल जाएंगे। उसके बाद आजकल जो आपको कुछ रेलिवेंट बैकलिंक्स मिलते हैं वो फॉरम्स ही होते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो अगर आप जहां से भी फ्री बैकलिंक्स बनाएंगे वो स्पैमी ही होंगे। तो आप रेलिवेंट फॉरम्स पे जाके बैकलिंक्स बना सकते हैं, न्यू थ्रेड पे, न्यू टॉपिक पे या कमेंट्स बैकलिंक बना सकते हैं फॉरम पे जाके। और अगर आपका बजट है तो आप कुछ अच्छी गेस्ट पोस्ट भी ले सकते हैं, नीचे एडिट्स भी ले सकते हैं, लेकिन वहां से लें जिस साइट की ट्रैफिक अच्छी है, जिसके ओबीएल कम है। उस वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट या लिंक लेने का कोई फायदा नहीं। जो सिर्फ काम ही गेस्ट पोस्ट का कर रही है, उसके ओबीएल आउटबाउंड लिंक रेशियो इतनी हाई हो जाती है कि गूगल उसका लिंक जूस ही खत्म कर देता है। रेलिवेंट लिंक्स लें, कम लिंक हो लेकिन अच्छे लिंक्स हो आपकी वेबसाइट पे, उस पर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। टिप नंबर 10, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं सबसे एंड पे आपको बता रहा हूँ। गूगल के 2 टूल हैं फ्री, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स, जो कि यूज करके आप अपनी वेबसाइट की
प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हैं। गूगल सर्च कंसोल में आप वेबसाइट के इंप्रेशन, टॉप पेजेस, क्लिक्स, टॉप कीवर्ड्स, हर चीज को मॉनिटर करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जो पेज सबसे ज्यादा इंप्रेशन दे रहा है आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जो कीवर्ड सबसे ज्यादा इंप्रेशन दे रहा है आप उस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और आप एवरेज पोजीशन, एवरेज सीटीआर, हर चीज को नोटिस करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं मॉनिटर करके। तो गूगल सर्च कंसोल और उसके बाद गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स पे आप अपनी ऑडियंस देख सकते हैं, मेल्स, फीमेल्स, इंटरेस्ट, लोकेशंस, और इन चीज़ों को सबको देख के आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि मैंने अपनी वेबसाइट किस तरह ऑप्टिमाइज करनी है। तो गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स ये दो गूगल के बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इनको अगर आप नहीं देखते तो आपकी वेबसाइट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी परफॉर्मिंग चीजें कौन सी हैं। तो इन दोनों टूल से आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करें और जो चीजें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं उनको बेटर ऑप्टिमाइज करें, जो पिछली टिप्स मैंने आपको दी हैं उनकी बेस पे। तो अगर आप इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी ईमेल प्रोवाइड कर दूंगा, आप ईमेल करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन हैं उनका रिप्लाई करूं।